नमस्कार आप सभी को। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के क्रम में स्वागत है आप सभी का। और आप सब टेस्ट लगातार हो रहा था, टेस्ट में आप सबकी सहभागिता जो है वो धीरे धीरे शून्य हो चुकी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि टेस्ट क्या है कि बहुत अच्छा माध्यम था आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, आपकी राइटिंग स्पीड को बेहतर करने के लिए। लेकिन आप सब लगातार टेस्ट को लेकर अनिच्छुक होते जा रहे थे, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज से अभ्यास प्रश्नों के रूप में हम आपको निरंतर आपका जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित कंटेंट देंगे। तो प्रत्येक दिन 2 अभ्यास प्रश्न मेरी तरफ से दिए जाएंगे, और दोनों अभ्यास प्रश्न जो होंगे वो किसी एक विषय वस्तु से होंगे। जैसे आज के जो दोनों अभ्यास प्रश्न हैं वो समसामयिक संदर्भों में महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित हैं। पहला जो है वो G20 पर आधारित है, और दूसरा नाटो पर आधारित है, नाटो की प्रासंगिकता पर आधारित है। और दोनों प्रश्न मैंने ऐप के माध्यम से आपको शेयर कर दिए हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। यदि समसामयिक संदर्भों में हम बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन को भी खूब अच्छे से देखना है, और नाटो को भी खूब अच्छे से देखना है, और इनके उत्तर भी लिखने हैं। उत्तर कहाँ पे सबमिट होगा? जो छात्र पुराने हैं, हमारे जो मुख्य परीक्षा लिखने जा रहे हैं 67, उनको पता है कहाँ पे शेयर करना है, ऐप के माध्यम से। तो आप ऐप के माध्यम से अवश्य शेयर करिएगा। यदि मान लीजिए पहली बार कोई ऐसा भाई बहन हमारे पहली बार कोई ऐसा देख रहा है जो परीक्षा देने जा रहे हैं, जो 67th मेंस देने जा रहे हैं, तो प्लीज इसको जो है यदि आप उत्तर लिखते हैं तो जरूर भेजिएगा, और लिखना भी चाहिए आपको। और मैंने पहले दिन से ही कहा था कि जब परीक्षा नजदीक हो तो पूरे जो आपका टेस्ट होता है ना, जिस तरीके से टेस्ट होता है वो पूरा का पूरा 8 प्रश्न एक बार में लिखना चाहिए। लेकिन आप सब अनिच्छुक हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने स्तर से हमने प्रयास किया। लेकिन लास्ट जो अंतिम जो टेस्ट हुआ उसमें आप सबकी सहभागिता शून्य रही। उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये बदलाव किए जा रहे हैं कि शायद आप 1-2 प्रश्न लिखना चाहते हैं, आप लिखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यही चाहता था कि प्रत्येक टेस्ट को आप लिखो, एक बार में बैठ के आप पूरा एक टेस्ट लगाओ। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, निश्चित रूप से उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। और जब परीक्षा भवन में जाओगे तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि क्या चीजें बोली जा रही थी और आपने क्या नहीं किया। ठीक है, तो अब आप जो चाहते हो उसी तर्ज पर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक दिन 2 अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, और दोनों अभ्यास प्रश्न समसामयिक संदर्भों से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपका कार्य बनता है कि आप करके सबमिट करें। नहीं करेंगे और अच्छी बात है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये आपके लिए ही कराया जा रहा था, आपके लिए ही ये प्रयास था। और यदि आप इसमें अनिच्छुक हैं तो आप स्वयं इसके जिम्मेदार हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहना। बाकी जो लोग 68 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी भी इस प्रश्न को लिख सकते हैं, और प्रश्न लिखने के बाद आज से आपके भी जो ऐप हैं उसमें भी ये प्रश्न जाएंगे। तो आप भी प्रश्न लिखने के बाद अपने ऐप में शेयर करिएगा। जो लोग 68 के लिए लक्ष्य बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक दिन कम से कम एक प्रश्न आप अवश्य लिखें। ठीक है, 67 वालों के लिए बहुत समझाया, बहुत बताया गया, लेकिन आप सब गौर नहीं कर रहे हो, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। समझ में आएगा जब आप मुख्य परीक्षा भवन से बाहर निकलोगे, परीक्षा देकर बाहर निकलोगे, तो आपको समझ में आएगी आपकी गलतियां। तब तक के लिए अभी जो आज का अभ्यास प्रश्न है, पहला G20 शिखर सम्मेलन। प्रश्न भेज दिए गए होंगे। G20 शिखर सम्मेलन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आप किस तरह से देखते हैं? आप किस तरह से देखते हैं? G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आप किस तरह से देखते हैं? G20 ग्रुप के संबंध में ट्रोइका को परिभाषित कीजिए। G20 के संबंध में ट्रोइका को परिभाषित कीजिए। याद रखिएगा, ट्रोइका, ट्रोइका को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये हो गया। G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आप किस तरह से देखते हैं? G20 के संदर्भ में ट्रोइका को परिभाषित कीजिए, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि जो 68 वाले देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी प्रश्न जब हम पढ़ते हैं तो हमें जो कीवर्ड होते हैं प्रश्न के, वो अंडरलाइन करना होता है। इस प्रश्न को जब हम पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है G20 शिखर सम्मेलन। तो पहला कीवर्ड क्या नजर आ रहा है?
G20 नजर आ रहा है, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया, G20। ठीक है, मतलब बात हो रही है यहाँ पे G20 की। दूसरा क्या देख रहे हैं, शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, और कब के, वर्ष 2023 की बात हो रही है। ठीक है, ये तो कीवर्ड हो गए। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है G20 के संदर्भ में ट्रोइका को परिभाषित कीजिए। तो दूसरा कीवर्ड आपका हो गया ट्रोइका। मतलब आपका जो उत्तर है वो शिखर सम्मेलन 2023 और ट्रोइका पर केंद्रित होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आपका जो उत्तर है वो इसी पर केंद्रित रहे। ये चीजें यहां से आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, दो चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं इसके बारे में, G20 के बारे में। सबसे पहले इस प्रश्न पे तो हम आएंगे, इसके जवाब पे आएंगे, इसके आंसर फ्रेम में हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमें, बेसिक चीजें हैं जो समझनी है G20 के संदर्भ में। ठीक है, अब G20 के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम किसी उत्तर की शुरुआत करते हैं तो बात होती है परिचय से। अब इस उत्तर के परिचय में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, इस उत्तर के परिचय में हमें क्या लिखना है, तो आप जानते होंगे कि जब बात आती है G20 की, तो G20 एक संगठन है, और G20 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि G20 विश्व की वैश्विक स्तर पर 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, वैश्विक स्तर पर जो 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, और उनमें यूरोपीय संघ को यदि हम शामिल कर दें तो विश्व की 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और यूरोपीय संघ को भी उसमें शामिल किया गया है। तो यूरोपीय संघ प्लस 19 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मिलाकर कुल 20 इसमें आप कह सकते हो सदस्य है। तो यूरोपीय संघ पूरा एक सदस्य के रूप में इसमें शामिल है, तो कुल 20 सदस्य इसमें हैं। और विशेष रूप से जैसे आपने देखा विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो G20 आप कह सकते हो इसका उद्देश्य है, ये आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया एक संगठन था। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1999 के दशक में जब वित्तीय संकट चल रहा था उस समय इसका गठन किया गया था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो G20 क्या है, G20 विशेष रूप से आप कह सकते हो कि 1999 के दशक के अंत में जब वित्तीय संकट चल रहा था तो उस दौरान जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उन्होंने आपस में बात करके इस संकट से उबरने के लिए इस संगठन को, आप कह सकते हो कि इस संगठन का गठन किया गया था। तो इसमें जो विशेष रूप से देश शामिल थे, इसका उद्देश्य था मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखना। मतलब मध्यम आय वाले जो देश हैं उनको शामिल किया जाए और वैश्विक जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखने हेतु जो है प्रयास किया जाए। तो सबसे पहली बात कि G20 जो है ये विशेष रूप से एक, आप कह सकते हो कि आर्थिक दृश्यों को, या आप कह सकते हो कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गठित किया गया या गठन हुआ एक संगठन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसके सदस्य देशों में यदि हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि G20 नाम से ही स्पष्ट है कि 20 देशों का, 20 सदस्यों का एक संगठन है, जिनमें 19 देश, और 19 देश के साथ साथ आपका यूरोपीय संघ जो है, यूरोपीय यूनियन जो है, इसमें एक सदस्य के रूप में शामिल है। और इसमें कुल आपको जो देश देखने, कुल सदस्य जो देखने को मिलते हैं, या कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, ये आपको 20 देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, बात किसकी हो गई, यहाँ पे बात हो गई G20 की, कि भाई G20 है क्या, G20 संगठन के बारे में हमने देखा। अब G20 के बारे में जब आप बात करते हो तो आपको पता होगा कि ये जो संगठन है, भले ही इसमें आप देख रहे होगे कि टोटल 20 ही सदस्य हैं। ठीक है, देखने को मिल रहा होगा कि टोटल 20 ही सदस्य हैं, लेकिन ये जो संगठन है वो अपने आप में, यदि हम इसके बारे में बात करें तो संयुक्त रूप से ये विश्व जनसंख्या के 60% भाग को कवर करता है। वैश्विक जनसंख्या के 60% भाग को ये संगठन कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। भले ही 20 ही सदस्य हैं, लेकिन वैश्विक जनसंख्या के 60% भाग को ये कवर करता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है इसमें कि जीडीपी के, वैश्विक जो जीडीपी है, वैश्विक जीडीपी के 80% को ये कवर करता है। ठीक है, मतलब वैश्विक जनसंख्या के 60% को और वैश्विक जीडीपी के 80% को यह संगठन कवर करता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वैश्विक व्यापार के, ये तो जीडीपी हो गया, और वैश्विक जो व्यापार है उसकी 75% भाग को यह कवर करता है, या आप कह लीजिए प्रभावित करता है। तो यह एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक जनसंख्या के 60% भाग के,
वैश्विक जीडीपी के 80% भाग को और वैश्विक व्यापार के 75% भाग को प्रभावित करता है, या वैश्विक व्यापार के 75% भाग को आप कह सकते हो उसका प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वर्ष 1999 में इसका गठन किया गया था, जब वैश्विक स्तर पर वित्तीय अस्थिरता का माहौल था, तो उस दौरान इसका गठन किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि कोविड के चलते जो है इसका जो आप कह सकते हो जो भी संगठन थे, लगभग लगभग सभी संगठनों की जो बैठक थी, वार्षिक बैठक, वो प्रभावित हुई थी। लेकिन कोविड के बाद से एक बार फिर से इनकी बैठक प्रारंभ हुई है। और आपको बता दें कि अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ, हाल ही में जो G20 समिट संपन्न हुई है, वो आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया में संपन्न हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 17वां जो G20 समिट था वो इंडोनेशिया में अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जब इंडोनेशिया में समिट संपन्न हो गई, अब चल रहा है दिसंबर माह, नवंबर में संपन्न हुई इंडोनेशिया में, अब चल रहा है दिसंबर माह, और दिसंबर 2022 से इसकी जो अध्यक्षता है ये भारत के पास आ गई। ठीक है, वर्तमान समय में दिसंबर माह में यदि हम बात करें तो G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और अध्यक्षता भारत के पास है। और इसी के साथ ही आप जानते हैं कि भारत वर्ष 2023 में जो है G20 समिट की मेजबानी करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 2023 का जो G20 समिट होगा वो नई दिल्ली में होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसका आदर्श वाक्य आपको पता होगा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका आदर्श वाक्य है जो भारत में G20 समिट होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी थीम की यदि हम बात करें तो अवश्य रूप से याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है थीम, इसके बारे में पूछा जा सकता है। आप जानते होंगे कि जो भारत में जो G20 समिट आयोजित की जाएगी उसकी यदि हम बात करें, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम है, ये आपको पता होना चाहिए। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये आप कह सकते हो कि ये भारत में आयोजित G20 समिट की आप कह सकते हो थीम है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्रश्न में कि G20 समिट जो 2023 में होगी उसके संदर्भ में भारत की बात करनी है आपको, तो G20 समिट की जब बात करते हैं तो प्राथमिकताओं की बात आती है। तो प्राथमिकताएं जो होती हैं कहीं ना कहीं थीम से जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं, जैसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इससे स्पष्ट हो जाती है हमारी थीम। भारत की प्राथमिकताओं की बात करें जिनके बारे में आपको इसमें जिक्र भी करना है, तो आपको पता होना चाहिए समावेशी न्याय संगत और सतत विकास। सबसे पहली बात, समावेशी न्याय संगत और सतत विकास, ये भारत की प्राथमिकता में है। इसके साथ साथ आपको बता दें महिला सशक्तिकरण एक बड़ा मुद्दा है और भारत लगातार इसमें बेहतर कर रहा है, तो महिला सशक्तिकरण जो है इस G20 समिट में ये भी एक मुद्दा रहेगा, महिला सशक्तिकरण। इसके साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के जो क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार से डिजिटल क्रांति से उनको जोड़ा जाए, किस प्रकार से उनको डिजिटलाइज किया जाए, उसको भी इसमें आप कह सकते हो एक प्रमुख विषय के रूप में रखा गया है। इसके साथ साथ विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को भी इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये प्राथमिकताएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप जानते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन, ये भी इसके विषय वस्तु होंगे, तो इनको भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये तो हो गई प्राथमिकताएं कि G20 जो 2023 में भारत में होंगी उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि प्रश्न क्या कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब जो भारत की प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करना है, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है, और जब आपको ये पता होगा तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बात आती है ट्रोइका के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जो G20 समिट होती है, जो भी G20 समिट होती है, यहाँ पे मैं आपको अभी देशों के बारे में बता देता हूं, तो जो भी G20 समिट होती है, तो जब कोई देश अध्यक्षता करता है तो वह स्वतंत्र होता है अतिथि देशों को चुनने के लिए। तो भारत में जब G20 समिट आयोजित की जाएगी तो उस दौरान यदि हम बात करें अतिथि देशों की, तो याद रखिएगा इसमें आपको देखने को मिलता है कि भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र हो गया, मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड हो गया, नाइजीरिया हो गया, ओमान हो गया, सिंगापुर हो गया, और सिंगापुर के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा स्पेन और यूएसए।
तो इन सब को जो है भारत आमंत्रित कर रहा है अतिथि देश के रूप में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अतिथि देश हैं, उन अतिथि देशों के बारे में भी आपको जिक्र करना है इसमें, ठीक है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब प्रश्न के दूसरे भाग में आप देख रहे होंगे एक बात हो रही है ट्रोइका की। ये ट्रोइका होता क्या है, ट्रोइका का वर्णन करना है, आप देख रहे होंगे आपके प्रश्न के दूसरे भाग में। अब ट्रोइका की बात करें तो आपको बता दें, ट्रोइका जो होता है ये G20 समूह में, G20 समूह में शीर्ष जो देश होते हैं उनकी तरफ इशारा करता है, या दूसरे शब्दों में बोल दीजिए कि G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। और इस शीर्ष समूह में कुल 3 देश होते हैं। ट्रोइका के अंतर्गत 3 देश आते हैं। ये 3 देश कौन कौन से होते हैं? वर्तमान में जिसने मेजबानी की है, मतलब यदि हम 2023 के संदर्भ में ट्रोइका की बात करें तो इसमें सबसे पहली बात वर्तमान में भारत कर रहा है, तो भारत शामिल होगा, ठीक है। दूसरा, ट्रोइका में एक देश वो शामिल होता है जिसने पूर्व में इसकी अध्यक्षता की है, मतलब इंडोनेशिया। 2023 के संबंध में यदि हम बात करें तो इंडोनेशिया। और तीसरा देश वह होता है जो मेजबान देश के बाद इसकी अध्यक्षता करेगा, मतलब 2023 के बाद भारत में जब इसकी अध्यक्षता हो जाएगी, भारत में इसकी बैठक हो जाएगी, उसके बाद कौन सा देश इसकी अध्यक्षता करेगा, तो आता है ब्राजील, ठीक है। मतलब पिछली समिट कहां हुई थी, आज की कहां हो रही है और अगली कहां पे होगी, ऐसे 3 देश जो हैं मिलकर ट्रोइका का गठन करते हैं, तो याद रखिएगा। और ट्रोइका के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें विशेष रूप से जो देश होते हैं वो वही देश शामिल होते हैं जो अध्यक्षता करते हैं या कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और यह पहली बार होगा जब 3 विकासशील देश और अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो ट्रोइका में शामिल हो रही हैं, पहली बार है। इससे पहले कभी भी इस प्रकार से 3 विकासशील देश या 3 अर्थव्यवस्थाएं अभी तक शामिल नहीं रही हैं। तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील ने एक अपने आप में एक, आप कह सकते हो, यह भी रिकॉर्ड है कि पहली बार G20 की इतिहास में, इसके मेजबानी के इतिहास में पहली बार ऐसे समूह शामिल हो रहे, इस समूह में ऐसे देश शामिल हो रहे हैं जो आप कह सकते हो कि विशेष रूप से वैश्विक शक्ति भी हैं, साथ ही साथ विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई G20 के बारे में। अब बात आती है अध्यक्षता कैसे होती है, G20 की अध्यक्षता मिलती कैसे है। तो G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है, और अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्ष धारक के साथ, अगले अध्यक्षता धारक करने वाले देश के साथ मिलकर एक ट्रोइका का गठन करता है। तो मतलब इसकी जो अध्यक्षता है वो चक्रीय रूप से होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो समूह है, G20 समूह है, इसका मुख्यालय कहां पे है या किस प्रकार से कार्य करता है। तो आपको बता दें, G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा का कार्य समन्वय G20 के देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में चुना जाता है। तो इसका कोई अस्थाई जो है वो सचिवालय नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है, जिसमें दुनिया भर के भविष्य के वित्तीय संकटों के रोकने पर विशेष जोर दिया जाता है। मैंने बार बार बोला, स्टार्टिंग में जब मैंने शुरुआत की तब भी मैंने बोला कि विशेष रूप से वित्तीय संकटों को रोकने के लिए, वित्तीय आप कह सकते हो चुनौतियों से देशों को निकालने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। तो इसका जो आप कह सकते हो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं आपके अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ता है, इकोनॉमी से जुड़ता है, वित्तीय संकटों से जुड़ता है, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि G20 देशों के बारे में, जैसे मैंने बोला कि G20 के बारे में जो आपने सदस्य देशों के बारे में देखा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक चित्र है, उसके माध्यम से हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये इंडोनेशिया के संदर्भ में है, क्योंकि इंडोनेशिया ने जिन देशों को आमंत्रित किया था उस हिसाब से है। अब इसमें आप देख रहे होंगे, यदि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा तो इसमें आपको देखने को मिलता है कि जैसे कनाडा हो गया, यूएस हो गया, मैक्सिको हो गया, ठीक है। इसमें देखने को मिलता है यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, रशिया, तुर्की, इंडिया हो गया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये इसके सदस्य देश हैं। इसमें आमंत्रित सदस्य कौन कौन से थे इंडोनेशिया के संदर्भ में?
तो गुइनिया, सेनेगल, इसके साथ साथ स्पेन, स्पेन के साथ नीदरलैंड, नॉर्वे, वियतनाम, सिंगापुर, और इतने ही देश थे जो आमंत्रित देशों के रूप में थे। इसमें जो अस्थाई देश हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनको येलो रूप में दिखाया गया है, और जो आमंत्रित देश हैं उनको ब्लू में दिखाया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि 2023 का जो G20 है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो बीपीएससी वाले जो भी बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से आप कवर करके जाएं और ध्यान रखें कि कुछ फैक्ट आपको पता हो। ठीक है, सबसे पहली बात, एजेंडा क्या है ये पता होना चाहिए, थीम क्या है उसको आपको दर्शाना है, वो बताना है। ठीक है, एजेंडा हो गया, थीम हो गया, फिर इसके बाद एजेंडा में ही प्राथमिकताएं आ जाती हैं। एजेंडा में सारी चीजें आप नहीं लिखोगे, लेकिन प्राथमिकताओं में अलग से आप जो 4 से 5 प्राथमिकताएं मैंने बताई उनका आप जिक्र कर सकते हो। इसके साथ साथ जरूरी है कि सदस्य देशों के नाम, कि कौन कौन से सदस्य देश हैं G20 के, एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। इसको आपको मेंशन करना है परिचय में, जब आप G20 से शुरुआत करोगे यहाँ पे मेंशन करना है। भारत किन देशों को आमंत्रित कर रहा है उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और जब बात आती है कि निष्कर्ष, ठीक है, किसी भी प्रश्न का, तो आइए सबसे पहले प्रश्न के उस पे आते हैं, मॉडल आंसर फ्रेम पे, जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा आपके मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। ठीक है, जो आपके पास गाइडेंस बैच है उसमें आपको मिल जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो हमें देखना है कि बात हो रही है इस प्रश्न की कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 को आप किस तरह से देखते हैं, G20 के संबंध में ट्रोइका को परिभाषित कीजिए। अब शुरुआत कहां से करनी है, आंसर फ्रेम में क्या क्या लिखना है हमें। तो आंसर फ्रेम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले G20 है क्या, इसके बारे में आप बता दोगे। ठीक है, इसके संगठन की चर्चा कर दोगे। G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में हो रहा है कहाँ होगा उसके बारे में आप बता दोगे। और जब आप यहीं पे बता रहे हो तो यहीं पे आप इसके आदर्श वाक्य के सॉरी थीम के बारे में आप बता दोगे। ठीक है, फिर इसके बाद भारत की जो प्राथमिकताएं हैं उनकी चर्चा आपको करनी है, और इसके बाद ट्रोइका को प्रभावित करना है और निष्कर्ष लिखना है। ये तो हो गया आंसर फ्रेम की, इन बिंदुओं पर आपको अपना आंसर लिखना है। अब बात आती है परिचय की, कि परिचय आप शुरुआत कहां से करोगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो G20 संगठन के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, स्टार्टिंग जो आपके उत्तर की करनी है वो सबसे पहले इस प्रश्न के लिए यदि बात करें तो सबसे पहले G20 के बारे में आप विस्तार से बताओ। ठीक है, कम से कम कुछ नहीं तो आधा पेज आपका G20 के बारे में विस्तार से होना चाहिए, कि भाई G20 की स्थापना क्यों हुई, क्या उद्देश्य था, कब स्थापना हुई, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इसके बारे में आप बता दोगे। फिर सदस्यों की चर्चा जब आप कर रहे हो तो कौन कौन से देश शामिल है ये बताना जरूरी है। फिर बात आ जाएगी मुख्य भाग पे, इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी। इंट्रोडक्शन में आप पिछला जो बैठक हुई थी इंडोनेशिया में उसका भी जिक्र आप कर सकते हो। अब बात आती है मुख्य भाग पर, उत्तर के मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है। उत्तर के मुख्य भाग में जब आप बात करते हो तो सबसे पहले बोला जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023, तो आपका जो उत्तर होगा वो कहीं ना कहीं इसी पर केंद्रित होना चाहिए। और सबसे पहले आप लिखोगे G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आप वर्णन करोगे। ठीक है, वर्णन करने के बाद फिर आपको क्या करना है, वर्णन करने के बाद फिर आपको भारत की प्राथमिकताओं की चर्चा करनी है। ठीक है, भारत की प्राथमिकताओं के बारे में अभी आपको मैंने 4 से 5 पॉइंट बताया है, तो भारत की प्राथमिकताओं की चर्चा वहां पे करनी है। ये आंसर के मुख्य भाग में बात हो रही है। इसके बाद बात आती है कि पूर्व के जो सम्मेलन हुए हैं, जैसे इंडोनेशिया का जो सम्मेलन हुआ उसमें थीम क्या था, उसके साथ साथ वहां पे एजेंडा क्या था उसके बारे में आप बताओगे। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, आर्थिक सुधार हो गया, न्यूनतम वैश्विक कॉर्पोरेट दर हो गया, और कोरोना महामारी वहां पे एजेंडा था, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ये मुख्य भाग में ही आप इसकी चर्चा करोगे, क्योंकि आपका जो प्रश्न है ये 2 भागों में लिखना है। एक भाग में आप G20 2023 के बारे में बताओगे, दूसरे भाग में आप ट्रोइका के बारे में बताने जा रहे हो। लेकिन ट्रोइका वाला जो है बहुत ही संक्षिप्त है, मतलब एक पेज में या एक पेज में अधिकतम आपका वो ट्रोइका वाला समाप्त हो जाएगा। तो जो आपको 4.5 पेज की लिमिट है ना, उसको उसी हिसाब से लेके चलना है कि हमें 3 पेज अनिवार्य रूप से पहला भाग और इंट्रोडक्शन समाप्त करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, मुख्य भाग हो गई। इसके बाद आता है मुख्य भाग के सेकंड में। अब मुख्य भाग के सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, ट्रोइका। प्रश्न 2 भागों में बटा है, दूसरे भाग में क्या बोला जा रहा है, ट्रोइका। अब ट्रोइका क्या है अभी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ट्रोइका के बारे में लिख दोगे, अधिकतम आधा पेज मुझे लगता है लगेगा, ट्रोइका आपका समाप्त हो जाएगा। अब ट्रोइका के समाप्त होने के बाद फिर बात आती है निष्कर्ष की, बात आती है आगे की राह की बात आती है। निष्कर्ष से आगे की राह के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि G20 की समिट जो है भारत में होना, और आप जानते हैं G20 विशेष रूप से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो महत्वपूर्ण देश हैं उन देशों का एक संगठन है, और इसकी बैठक भारत में होना, भारत द्वारा अध्यक्षता किया जाना, निश्चित रूप से भारत की जो साख है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी, भारत की जो स्वीकार्यता है वो वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी, भारत की जो विचार है, भारत के जो थॉट हैं उनकी भी स्वीकार्यता वैश्विक स्तर पर बढ़ेगी। ये तो क्लियर होना चाहिए। दूसरी यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं G20 समिट का आयोजन भारत में होना
और भारत द्वारा कुछ देशों को अतिथि देश के रूप में यहाँ पे आमंत्रित किया जाना, इससे क्या होता है कि भारत का उन देशों के साथ जो हमारा संबंध है वो बेहतर होगा। तो कहीं ना कहीं G20 समिट जो है वो हमारे विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साबित होगा। विदेश नीति में भी एक आपको आने वाले समय में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो विदेश नीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करें तो भारत की स्वीकार्यता को बढ़ाएगा। तो इन चीजों का जिक्र आप निष्कर्ष में कर सकते हो, और हमेशा याद रखना है जब आप निष्कर्ष कर रहे हो, जब अपने उत्तर को समाप्त कर रहे हो, तो सकारात्मक बातों के साथ आपको अपने उत्तर को समाप्त करना है। तो ये तो बात हो गई G20 की। तो G20 को आप लिखिएगा। रही बात नाटो के बारे में, नाटो बदलती परिदृश्य में नाटो क्या प्रासंगिक है या नहीं, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन दोनों उत्तर आपको लिखने हैं, ठीक है, दोनों उत्तर आपको लिखने हैं, उसको सबमिट करना है, उसको मैं चेक करूंगा, रिव्यू करूंगा, और कल 2 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और कल के जो प्रश्न होंगे वो साइंस पे आधारित होंगे, क्योंकि साइंस हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कल के दोनों प्रश्न साइंस पे होंगे। साथ ही साथ अब सांख्यिकी के भी कुछ प्रश्न आपको कराए जाएंगे, उस पर भी आपको ध्यान देना। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।